ओके, सो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए ये लेक्चर यूट्यूब पे भी रहने वाला है, आपकी भी हेल्प के लिए और सबको देखने के लिए. सो हर हर महादेव. ओके, so in this lecture specifically we are discussing a preparation strategy for CA foundation law for Jan 2025 and onwards exam. क्योंकि फर्दर एग्जाम में भी आप ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, फोकस करना अच्छे से. ये इकलौती स्ट्रेटेजी, बातें ना करो, फालतूगिरी बिल्कुल ना करो. ये इकलौती स्ट्रेटेजी प्रोबेबली आपके 4 से 5 मार्क मिनिमम बढ़ा सकती है अगर आप सिर्फ ध्यान दो तो. सबसे पहली बात, मैं स्टूडेंट्स के क्राउड को यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा. अब मैं एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी पेपर के हिसाब से बोल रहा हूं. कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर मैंने इसके पहले बोला है, आज भी बोलूंगा, जस्ट सुनिए अच्छे से. आई रिपीट, बातें वापस से ना करो. ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. पहला पार्ट, बहुत अच्छे से सुनिएगा, दोज हु आर गुड विथ रिसाइटिंग. रिसाइटिंग का स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है, जो भी होगा. And those who are good with analytics. नॉर्मली ऐसा होता है कि जो रिसाइट बहुत अच्छे से कर सकते हैं उनका एनालिटिकल स्किल थोड़ा डाउन होता है, और जो एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं उनका रिसाइटिंग स्किल नॉर्मली डाउन होता है. दीज आर 2 टाइप्स. हाँ, तो आपका दोनों स्ट्रांग है, मन जानू लाइफ. ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान देना. कितना भी कुछ कर लो सीए फाउंडेशन में, मैं आपको समझाना चाहूंगा, कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देना. जब आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीखते हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है वो पहले मैं आपको समझा दूं. जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो सबसे पहले टीचर, बेटा बैग उठाओ, बाहर जाओ जल्दी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट 1 मोर टाइम. जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उस वक्त सबसे पहले टीचर आपको कंसेप्ट पढ़ाता है. फॉर एग्जांपल, मैथ्स का कोई कंसेप्ट या स्टैट्स का कोई कंसेप्ट आपको सर ने पढ़ाया. उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको फॉर्मूला मिलता है. अगर ये मैथ्स स्टैट्स होगा तो फॉर्मूला, नहीं अकाउंट्स होगा तो आपको एक फॉर्मेट मिलता है. और उस फॉर्मूला या फॉर्मेट के बेसिस पे आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते हो. इज इट वेरी क्लियर? और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यह अच्छा सिचुएशन है कि कंसेप्ट समझाने के लिए 10% से 20% समय लगता है क्लास का. फॉर एग्जांपल, मैं अगर बोलूं 100 आवर्स का टीचिंग है तो उसमें से 10 से 20 घंटे कंसेप्ट समझा. अब 100 आवर्स का नहीं होता, उससे ज्यादा ही होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं. 100 आवर्स का टीचिंग है तो 10 से 20 घंटे आपको लगेंगे सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए. फॉर्मूला आपको देने के लिए लग जाएंगे 10 से 20 घंटे. ठीक है, 10 to 20%. और बचा हुआ पूरा 70 to 80% समय डेडिकेट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस पे, जिससे आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं. जिससे आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं. इज इट? बोलो हाँ है ना. अब थोड़ा आते हैं थ्योरी पेपर पे. मैंने आपके साथ क्या किया ये आज मैं आपको बोलता हूं. थ्योरी पेपर में सेम प्रिंसिपल लगाया था मैंने. सबसे पहले मैंने आपको हर चीज का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिया विथ नॉलेज. मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, कस्टम में कैसे वर्क करता है, सीजनल बिजनेस कैसा, बिल्डरशिप बिजनेस कैसा, कितने एग्जांपल देखे. इज इट? बोलो हाँ है ना. कंपनीज एक्ट पढ़ा तो उसकी अथॉरिटी वेबसाइट्स ओपन कर करके देखी, कंपनी के टाइप्स वेबसाइट ओपन कर करके देखे, यहां तक कि सिन नंबर पढ़ना समझ लिया हमने, मेमोरेंडम खोल के देखे, आर्टिकल्स खोल के देखे. तो कंसेप्ट और नॉलेज से मैंने आपको बेसिस बना दिया. इसके बेसिस पे मैंने क्या किया कि इंस्टीट्यूट में जो चीज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 7-8 पेज की थी या 2-4 पेज की थी, मैंने उसका फॉर्मूला आपको क्रिएट कर दिया आंसर राइटिंग पॉइंट के फॉर्म में. जो आप 250-300 पेजेस लिखे हैं ना, दैट इज नथिंग बट योर फॉर्मूलाज फॉर द लॉ. इज इट वेरी क्लियर? आंसर राइटिंग पॉइंट के फॉर्म में मैंने फॉर्मूलाज बना दिए कि ये है, इतना पढ़ना पड़ेगा.
अब इसके बेसिस पे आपको कई सारे प्रॉब्लम आप प्रैक्टिकल पेपर में सॉल्व करते हो, यहां आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। पर अब तकलीफ क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त 10-20% कंसेप्ट में जाते हैं, 10-20% आपके जाते हैं फॉर्मूला बताने में, 70-80% क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाती है। बोलो हाँ है ना? आपने अगर हमारा टॉपिक देखा होगा, ये पहले दिन बोलता तो नहीं समझता, पर अभी तुमको समझेगा, मेरे को 50-60% समय सिर्फ कंसेप्ट समझाने में ही लग जाता था। जो प्रैक्टिकल पेपर में 10-20% लगता है, यहां 50 से 60 घंटे आपका सिर्फ कंसेप्ट समझने में जा रहा है। उसके बाद में उसके आंसर राइटिंग पॉइंट, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में फॉर्मूला एक ही बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेट्रा। यहां पे हमको आंसर राइटिंग पॉइंट लिखने के लिए 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, तो हमारा 20% से 30% समय जा रहा था सिर्फ AWP क्रिएट करने में, क्योंकि 2-3 पेजेस पढ़ के उसको समराइज करना था। बचा अब हमारे पास समय कितना, 100 आवर्स का अगर मैं फॉर एग्जाम्पल टीचिंग बोलूं, 100 आवर्स का टीचिंग, ये जस्टिफाइड लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं? अगर मैं अब 100 आवर का टीचिंग बोलूं तो अपने पास प्रैक्टिस के लिए बचा कितना, 10 से 20%। ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गया प्रैक्टिकल पेपर के बेटा। और प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रैक्टिकल पेपर अकाउंट्स में भी आपको लिखने पे मार्क मिल रहे हैं, जिसके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस क्लास के अंदर ही हो रहा है। बट लॉ के अंदर भी आपको राइटिंग के ऊपर मार्क मिल रहे हैं, जिसके अंदर क्लास के अंदर सिर्फ 10 से 20% हो रहा है। जहां 70% 80% हो रहा है उसके ऊपर भी राइटिंग पे मार्क्स है, और जहां 10-20% हो रहा है उसकी भी राइटिंग पे मार्क्स है। एक्चुअली इट शुड बी अदरवाइज। इकोनॉमिक्स और लॉ के पेपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, अकाउंट्स और मैथ्स के पेपर थियोरेटिकल होने चाहिए, सब्जेक्टिव्स, क्योंकि वहां मेथड ऑफ राइटिंग स्ट्रांग हो। नहीं सर लॉ ठीक है, मैथ्स राइटिंग नहीं। टू टेल यू, मेरे हिसाब से ये सही है, हो सकता है मैं गलत हूं कुछ लोगों के हिसाब से, पर मुझे सही लगता है। ठीक है, अब आप सोचो बेटा, जहां 70-80% मेहनत आपने राइटिंग के लिए की, वहां पे आपको मार्क्स आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इज इट सफिशिएंट? अच्छा, इससे ज्यादा घंटे बढ़ा भी नहीं सकते। आपने पूरी बैच देखी होगी तो आई टुक मिनिमम नंबर ऑफ छुट्टियां, संडे वैसे भी नहीं पढ़ा था मैं, पर एकदम जो भी छुट्टियां मेरे को देनी थी 4 से 5 प्रोबेबली मैंने दी होगी 17 जुलाई से। एवरीडे आ रहा हूं, 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा, 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा, जो भी मिल रहा है पढ़ा रहा हूं, और कंसिस्टेंटली हमने पढ़ा। इससे ज्यादा मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी 2-3 सेशन आपके ले रहा हूं, उससे एडिशन में मैंने आपको प्लेलिस्ट भी दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे 70-80% प्रैक्टिस करने से मार्क्स आ जाएगा, यहां का कहां, कौन, कैसे? तो ये जो 50-60% एडिशन में है ना, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंसेप्ट समझाने और IWP क्रिएट करने में ही समय चला गया है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? और ये ऐड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, प्लीज डू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने आपको क्या दिया था, प्लेलिस्ट, कि एक बार का ये हो जाए। पर वो प्लेलिस्ट भी सिर्फ 30-40% ही है, इसके भी एडिशन में आपको 30-40% मेहनत। मतलब आप ऐसा समझ रहे हो कि पूरा अकाउंट्स का क्लास अगर 100% है, तो मैं आपको बोलूंगा लॉ का क्लास इज 100% प्लस 50%, और ये बचा हुआ 50% तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में देना पड़ेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में रिस्क भी ज्यादा है, मार्क्स भी तो स्टैंडर्ड डिडक्ट होते हैं ना। ये सबसे पहले समझिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार, सबको समझ में आ रहा है पक्का? अब मैं जा रहा हूं स्ट्रेटेजी पे। 2 टाइप के लोग होंगे। पहला, हु इज गुड विथ रिसाइटिंग, याद करने के हिसाब से जो बहुत अच्छा है, कि उसने 10 पॉइंट पढ़े, साले को 10 के 10 याद रहते। चलो 10 में से 8 भी रहते तो भी अच्छा, आप अच्छे हो। 10 में से 7 भी रहते तो भी आप अच्छे हो। 10 में से 6 रहते हैं, 5 रहते हैं, 4 रहते हैं, या रहते ही नहीं तो आप बुरे हो। दोज विल बी गुड विद द एनालिसिस। बहुत अच्छे समझना, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, ठीक है, IRF, ये एक ब्लॉक, कंपनीज, LLP, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये दूसरा ब्लॉक। बहुत अच्छे सुनना, गुरु मंत्र दे रहा हूं, जिनका रटना अच्छा है, दिस शुड बी योर फोर्टे, दिस शुड बी योर स्कोरिंग। तुमने मार्क्स निकालने हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप में से, क्योंकि तुम रिसाइटिंग में अच्छे हो। कितने भी पॉइंट रिसाइट करवा लो, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप में तुमको मार्क्स आना ही चाहिए, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। IRF के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, इसलिए भी उसको ले लिया मैंने। पर प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये सारे रटने वाले टॉपिक है, और इनका वेटेज ही लगभग 60 मार्क का है। ये भैया 30 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, 10 मार्क का सोगा, 10 मार्क का पार्टनरशिप, 10 मार्क का IRF। और जिनका एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है, दिस शुड बी योर फोर्टे।
दिस शुड बी क्या बोले एक बार 40, पर ये टोटल टॉपिक्स का वेटेज 40 मार्क का होगा मैक्स। पर डरने की जरूरत नहीं है जो एनालिटिकल स्किल में अच्छे। क्यों, मैं बताऊं, पूछो क्यों। कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप आईआरएफ कितना भी रट लो, कितना भी, आपको 60 में से ना 10 मार्क स्टैंडर्ड डिडक्शन के जाएंगे। 10 मार्क काय के जाएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना भी लिख लो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप में 10 मार्क मिनिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन के जाएंगे। वही कंपनीज एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये चांसेस ही नहीं है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, क्योंकि सारा कंटेंट एब्सोल्यूट है कि जो लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 7 स्टेप है, कहां मार्क काटोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी 9 कैरेक्टर है, कहां मार्क काटोगे। मेमोरेंडम के क्लॉजेस 7 क्लॉजेस है, कहां मार्क काटोगे। अगर तुम लिखते ही नहीं हो और आता ही नहीं है तो जरूर कटेंगे ऑफ कोर्स। मैं ये बोल रहा हूं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप आईआरएफ पूरा लिखा, पूरे पॉइंट्स लिखे, फिर भी चांसेस है मार्क्स कटेंगे। लेकिन कंपनी सेल ऑफ कंपनीज एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर तुम पूरा लिखते हो, चांसेस ही नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, बिकॉज वहां पे पूरा स्टेप वाइज मार्किंग है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो यहां चांसेस है कि आपको 60 में से 50 ही आए, 50 भी क्या, मैं तो बोलूंगा रादर 45 ही आए, लेकिन यहां चांसेस ज्यादा है कि आपको 40 मार्क्स से स्ट्रेट अवे 35 आ जाए। तो पहले, सबसे पहली प्रिपरेशन की सबसे पहली स्टेप, खुद को जानो। अपना पूरा बेस देखो 12वीं तक का, क्या आप रटने में वस्ताद हो, बिंदास कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप के ऊपर बढ़ जाओ। हाँ ऑब्वियसली आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर आप एनालिटिक्स में अच्छे हो, खास करके इसके लिए टिप दूं, पर इसको गुरु मंत्र या पत्थर की लकीर मत मानना। दोज हु आर गुड विद द मैथ स्टैट्स, तुम्हारा ये वाला अच्छा होगा एनालिटिकल स्किल्स। दोज हु आर गुड विथ थ्योरी पेपर अभी तक के, तुम्हारा ये वाला स्किल अच्छा होगा, रिसाइटिंग वाला। तो पहले खुद को जानो। प्रॉब्लम क्या होता है, जो बंदे का रिसाइटिंग अच्छा है ना, वो एनालिटिकल करने में जाता है। सिंपल सी बात है, पहले खुद को जानो। तुम अगर खुद को जानोगे मेरा रिसाइटिंग अच्छा है, यू शुड शूट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप। एनालिटिक्स आपका कम है ना, तो गो फॉर द सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे आप केस स्टडीज वगैरह रिसाइटिंग करके अच्छे से आंसर लिख पाओगे, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि कंपनीज एलएलपी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे तो आपको केस स्टडी ही आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी और ये तीनों टॉपिक इंटर पे भी आते हैं। एंड एज ए तीनों टॉपिक इंटर पे आते हैं तो इनके ऊपर केस स्टडी बनाना बहुत लाजमी है। तो एनालिटिकल स्किल्स वाले इसको आराम से हैंडल कर लेंगे। बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा चांसेस कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप आईआरएफ में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ही ऐसा होगा, हो सकता है कि एक आधा डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा कंपनीज में से आ जाए, पर वहां पे भी स्कोरिंग अच्छा ही होगा ना अगर आपका एनालिसिस, बिकॉज आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्स है भाई, और वो लॉजिक बेसिस पे याद भी रहते हैं। कंपनीज के साथ इनकॉर्पोरेशन के स्टेप लॉजिक बेसिस पे याद रह जाएंगे। कंपनी की स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट की डेफिनेशन लॉजिक बेसिस पे याद रह जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में याद करके दिखाओ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने स्टेप से, गिनते गिनते थक जाओगे, याद ही नहीं आएंगे, एक दो वैसे ही मिस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं जिसका रिसाइटिंग अच्छा है ना सारे पॉइंट याद करे, जिसका रिसाइटिंग अच्छा नहीं है वो एनालिटिकल की तरफ जाए। अब स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। रिसाइटिंग वाले ने सिर्फ इतना ट्राई करना है कि भैया इस 60 में से उसको 40 तो भी आ जाए। 60 में से कितने आ जाए, 40। वो बचे हुए 60 में से 40 मतलब आप कितना स्कोर मांग रहे हो, आप लगभग स्कोर मांग रहे हो 2/3। कितना मांग रहे हो बोले एक बार, 2/3 बोलो हाँ या ना। और इधर ये वाले बंदे ने, रिसाइटिंग वाले बंदे ने ये तो ला लिया आपने ब्लॉक 1 से, चलो इसको हम नंबरिंग दे देते, दिस इज योर ब्लॉक 1 एंड दिस इज योर ब्लॉक 2। तो B1 से आपको आ जानी चाहिए 60 में से 40। 20 मार्क का मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ दिया, बिकॉज रिसाइटिंग वालों के पास उतना एडवांटेज है। ये आ गया आपको ब्लॉक नंबर 2 से 1/2 ही चाहिए। ब्लॉक नंबर 2 से कितना चाहिए, 1/2 ही चाहिए। मतलब आपको कितने मार्क्स चाहिए, 40 में से 20 ही मार्क चाहिए, जो आराम से आ सकते हैं। 40 में से 20 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ा है, तो भी आपका कितना बन जाएगा, 60। ब्लॉक, अब इधर वाला जो स्ट्रांग बंदा है ना, उसने ब्लॉक 2, इनके पास एनालिटिकल वालों के पास ज्यादा जिम्मेदारी, और मेरे को पता है कि मैक्सिमम लोग एनालिटिकल वाले ही होंगे, बिकॉज सीए है भाई, इंस्टीट्यूट को पता है तुम कौन हो। सो B2 वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, यहां 40 में से तुमको 35 लाना जरूरी है, और यहां आ भी सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट है, यहां तुम नहीं छोड़ सकते। बचा हुआ B1 के अंदर तुमको 60 में से 25 से 30 ही चाहिए बस, क्योंकि तुम्हारा रिसाइटिंग खराब है। तो लगभग मैंने 30 से 35 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा है, और उसकी जिम्मेदारी यह है 40 में से 35 पहले लाओ।
और ये आ भी सकते हैं। कंपनीज एलएलपी निगोशिएबल, इसमें से 40 में से 35 कंफर्म आ सकते हैं। मैं अभी तक के जितने भी बच्चों के पेपर चेक किए हैं, कंपनीज में पूरे मार्क्स मिलते हैं एलएलपी, क्योंकि उसके पॉइंट और स्टेप्स ही एब्सोल्यूट है, वो प्रैक्टिकल है भाई, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें केस स्टडी आई और तुमने जो 4 पॉइंट्स लिखे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के, तो इंस्टीट्यूट के अलग हो गए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के इंस्टीट्यूट के भी सेम ही होंगे। लेकिन वही अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में गए और तुमने कैविट एम्प्टॉर का अगर आंसर लिखा और इंस्टीट्यूट का कैविट एम्प्टॉर का आंसर, भले ही कंसेप्ट सेम हो पर पॉइंट चेंज हो सकते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये आपका बेसिक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब पहला आपका जिम्मेदारी तो ये है, पहले खुद को पहचानो तुम हो कौन। एवी पूछता हूं, जरूरी नहीं है ये खुद टेस्ट करने के बाद डिसाइड करना, पर पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जिनका रटना अच्छा है, रिसाइटिंग? बहुत रेयरली लोग होंगे, ये 5-10 ही लोग होंगे जो। हाउ मेनी ऑफ यू, अगर पता है तो ही हाथ रेस करना, डू कंसिडर उनके एनालिसिस अच्छे हैं। हाँ, जो कंफ्यूज है हाथ नहीं रेस किया तो भी चलेगा, यू टेक योर टाइम, पर गलत डिसीजन मत लेना। अगर तुम्हें कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अंदर आप एक और एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो। पूछो क्या? पूछो जोर से, क्या? अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो और पढ़ने ही वाले हो, तो एनालिटिक्स वाला रिसाइटिंग के साथ बैठ जाए, या फिर एनालिटिक्स वाला एनालिटिक्स के साथ भी बैठ जाए तो भी काम बन सकता है। दोनों मिलकर रिसाइट कर लो, अकेले करने से अच्छा दोनों मिलकर करेंगे, जल्दी होगा। इफ वन कैन नॉट डू इट, टू कैन डू इट, एंड इफ वन कैन डू इट, टू कैन डू इट बेटर। तो याद करवा लो ना एक दूसरे से। एक्चुअली रिसाइटिंग विथ अ डिस्कशन, इट इज एज गुड एज एनालिसिस, क्योंकि जब तुम गलत बोलोगे ना तो सामने वाला लॉजिकली तुम्हें अपोज करेगा, तो एनालिसिस ही हुआ ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? दिस शुड बी योर बेसिक स्कोप ऑफ माइंड। समझ में आया? बोलो आया ना? पट रहा है लॉजिकली क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, ये सुनो। ये पहला गुरु मंत्र, डिसाइड कर लो तुम कौन हो। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का स्टेप नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कसम खा लो कि मैं 100 मार्क का पेपर लिख के आऊंगा। लॉ का निगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, कर साले को चेक। सी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का जितना एडवांटेज है ना उतना डिसएडवांटेज भी है। वहां तुम कंफ्यूज हो तो तुमको लिखने के पहले हाथ कतराएगा। डिस्क्रिप्टिव का जो डिसएडवांटेज है वही तो एडवांटेज भी हो सकता है ना। डिस्क्रिप्टिव में तुमको सब लिखना है, इसका मतलब यह है कुछ भी तो लिख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग कहां है? तू लिखना भाई। लेट्स से मैं तुमको सिर्फ बोलता हूं, तुम्हें 100 मार्क में से ना स्टैंडर्ड 75 मार्क का पेपर आता है, सब आता है, एब्सोल्यूट 75 मार्क्स के आंसर पता है। इतना तो होना ना चाहिए ना भाई, साथ में पढ़ा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूं ना तुमसे। बोलो हाँ या ना? एब्सोल्यूट 75 मार्क के आंसर तुम्हें आते हैं, ठीक है। ठोक डाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30 मार्क का। आई गिव मार्जिन ऑफ 30 मार्क्स, तो भी 45 आएंगे। 45 आउट ऑफ 70 इज ए बिग टास्क। जो आता है उसमें ये भी दिक्कत है, तू रहने दे बेटा। 75 में से 45 तो आना चाहिए ना, ये भी दिक्कत है तो भैया रहने दो, सिंपल। बचा कितना? 25। तू लिख के आना, कुछ भी लिख, क्वेश्चन को ही 4 बार रिपीट कर दे, उल्टा फिल्टा घुमा के, कुछ भी हुआ। 4 मार्क के कम से कम 6 सवाल होंगे ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन 1 से 1.5 मार्क मिला। 8 से 10 मार्क भाई, 45 वाला पेपर 55 पे जा रहा है। तुम समझो बच्चे गलती कहां करते हैं। बच्चे गलती ही यहां करते हैं कि 100 मार्क का पेपर लिखने में कतराते। उनको लगता है 85 मार्क्स का आ रहा है, 80 का आ रहा है, 80 का एब्सोल्यूट लिखेंगे। क्या कंप्यूटर है तू? एआई है क्या? है क्या तू कि तू जो लिखा गया उसके ऊपर मार्क मिल जाएंगे? लॉ के पेपर का पासिंग का बहुत सिंपल गुरु मंत्र है, आए ना आए 100 मार्क का लिखने का। और मैं आपको ये भी बताता हूं गारंटी से, 75 मार्क के आंसर तो तुम्हें याद आएंगे, तो 45 तो कमा लोगे, पर ये 25 भी ऐसे नहीं रहेंगे जो तुम्हें नहीं आएंगे। अगर तुमने मेरे साथ रेगुलरली क्लास किया है, अगर तुमने मेरे साथ रेगुलरली पूरी बुक 250-300 पेजेस की आंसर राइटिंग लिखे है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको कंसेप्ट भी याद ना आए। पॉसिबल है, तुम्हें कंसेप्ट तो मिनिमम याद आएगा,
और भाई साहब 4 मार्क में से कंसेप्ट के तो 1-1.5 मार्क रहते हैं। अब बात सिर्फ प्रेजेंटेशन की है, उसके ऊपर तुमने वो प्लेलिस्ट देखना चाहिए। तो आप ये सोचो कि 100 मार्क में से अगर आपको 75 का भी अगर एब्सोल्यूट आ रहा है ना, तो भी तुम 50 पार करने चाहिए सिर्फ बाय ऑप्टिंग। हां, अगर 100 मार्क में से आपको, नाउ इमेजिन 100 मार्क में से आपको 85 मार्क्स का एब्सोल्यूट आ रहा है, यही बढ़ गए आपके 50-55 मार्क। इधर आपको टोटल कितना, 15 मार्क में से 7 ला लो, बात हो गई खत्म, एग्जामिनेशन के बाहर हो तुम। ये स्टैंडर्ड है कि 85 मार्क्स का जिसको आता है एब्सोल्यूट, और 100 मार्क का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आप देखो, तुमने अगर पढ़ाई की है साल भर या जो भी 8-9 महीने पढ़ाई की है, तो तुम्हें 85 मार्क्स का तो आना चाहिए। ठीक है, 1-2 पॉइंट हर एक क्वेश्चन में मिसिंग रहेंगे, आई एग्री। इसलिए तो मैं यहां पे पूरे 85 80 नहीं लिख रहा हूं ना, मैं कितना मार्जिन रख रहा हूं तुम्हारे लिए, 30 मार्क्स का मार्जिन रख रहा हूं। 55 भी आ गए, लेट्स से 50 भी आ गए, चलो 35 मार्क्स का मार्जिन, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना भाई, मैं आधा मार्जिन दिया है मैंने तुमको, जो लिख रहे हो उसके ऊपर। अगर 50 भी आ गए लगभग, इमेजिन अ थिंग, और नीचे के बचे कितने, 15 मार्क्स में से फटे स्टोर हालत में 5 से 7 मार्क भी लेके आए, तो भी तुम 55 पास हो ना बेटा। ये स्टैंडर्ड है कि अगर बच्चा पढ़ के आया है तो ये तो करना ही चाहिए, फिर तुमने नहीं तो पढ़ाई नहीं है। और सबसे एब्सोल्यूट क्या जाएगा भाई साहब, तुम्हें 95 मार्क्स का आता है। इफ यू नो 95 मार्क्स के आंसर राइटिंग पॉइंट, रिसाइटिंग वाले के साथ ये हो सकता है, तो तुम श्योर लेके आ जाओगे 55 से 60 मार्क। 95 में भी मैं 40 मार्क छोड़ रहा हूं, लगभग 40 मार्क, 35 से 40 मार्क सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के छोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम हर एक क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट मिस करोगे, उसके लिए छोड़ दिए। चलो, उसके ऊपर से बचा कितना, 5 मार्क में से 2 से 3 तो लेके आओगे, फिर भी तुम 60 पार हो। द क्रक्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी, 100 मार्क का पेपर लिखना है। अगर तुम 100 मार्क का पेपर लिख नहीं पाए, मैं लिख के देता हूं, 50 मार्क भी एक्सपेक्ट मत करना। तुम बोलोगे सर मैंने बहुत ट्राई किया पर 85 का हुआ, कुछ नहीं हो सकता। सर मैंने बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की, वहां जाके हम्बल बम्बल बम्बल जंबल बम्बल हो गया, कुछ नहीं हो सकता। जो वहां जाएगा 100 मार्क का पेपर लिखेगा, उसने 50 के ऊपर एक्सपेक्ट करने चाहिए, और 100 में से भी 75 एब्सोल्यूट होने चाहिए। आई एम गोइंग वेरी पेसिमिस्टिकली। 25 मार्क मैंने छोड़ दिया, तुमको कुछ ही नहीं आता, और 75 का आता है सब कुछ। वो 75 में से भी मैं 1-2 पॉइंट्स मिस करने की बात कर रहा हूं कि 75 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। 75 में से मैंने कितना बोला, 45 ही बोला मैंने तुमको। क्यों बोला मैंने 45? क्योंकि तुम 75 क्वेश्चन के अंदर लेट्स से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो ऑन एन एवरेज, 16 to 17 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन के भी 1-2 मार्क कम कर दो तुम, 1.5 मार्क के 1 मार्क के हिसाब से कम कर दो, क्योंकि तुम 1-1 2-2 पॉइंट मिस करने वाले हो। आप देखो, अगर मैंने 1.5 मार्क भी कम कर दिया ना 75 क्वेश्चन का, तो लगभग 25 से 30 मार्क कम कर रहा हूं मैं। उतना ही तो मैंने लिखा है भाई 75 में से 45। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इससे बुरा नहीं हो सकता। इससे बुरा हुआ मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं है। आप सोचो, मैं तुमको यह बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में भी तुमने 1-2 पॉइंट छोड़ दिए तो भी यह आना चाहिए, और ऊपर से 25 मार्क्स में से मैं तुमसे कितने डिमांड कर रहा हूं, हाफ से भी कम, 10 मार्क 55 पे पहुंचने के लिए। देख सी भाई, तेरे को 75 का पेपर आना है ना, तो तू 60 के सपने मत देख। इतना तो बेसिक है ना भाई, कि अगर तेरे को आई 75 मार्क का रहा है तो तू 60 के सपने नहीं दे सकता, पर तू 50 के ऊपर के देख सकता है अगर तू 100 मार्क का पेपर लिखेगा। हां, तुझे अगर 85 का आता है तो फिर तू 60 के सपने देख, पॉसिबिलिटी है। हां, अगर तुझे पूरा 95 का आता है तो तूने कंफर्म देखना चाहिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? द की इज इन राइटिंग 100 मार्क्स, बट अगेन वन सेम थिंग, फॉर दिस 100 मार्क्स यू शुड नो हु आर यू। ऊपर का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हो, एंड फॉर दिस 100 मार्क दिस प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। ये दोनों चीजें बेसिक है। अभी भी समय नहीं गया है, तुम डेली बेसिस पे अभी भी 6 क्वेश्चन लिखते हो, पर क्वेश्चन 20 मिनट्स के हिसाब से, तो तुम 2.5 घंटे में 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे लगभग, बराबर है? 2.5 घंटा, यहां से भी तुमने 30 दिन 6 क्वेश्चन किए, 180 क्वेश्चंस होते हैं, पर
सारे क्वेश्चन आंसर राइटिंग पॉइंट के हिसाब से होने चाहिए। आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर और एब्सोल्यूट लिखो, जो पूछा वो लिखो। तुमको पूछा कि भाई साहब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करो, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग ही कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से करना है। एब्सोल्यूट चाहिए, जो मैंने आंसर राइटिंग पॉइंट दिए वही लिखना चाहिए। तो तुम क्वेश्चन केस स्टडी सॉल्व करो, केस स्टडी सॉल्व करो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का केस स्टडी सॉल्व करो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के आंसर राइटिंग पॉइंट से मैच करो जो मैंने रजिस्टर में लिख के दिया। इंस्टीट्यूट का भी छोड़ दो, एक्सप्लेनेशन खुद के हिसाब से डिसाइड करो, आंसर खुद के हिसाब से डिसाइड करो, उतना तो आता है आई गेस। बात खत्म हो गई। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो आपको पता होना चाहिए। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या करना है। अगर आप ये नहीं करोगे दोनों तीनों चीजें, पहला एज इट इज अ थ्योरी पेपर, तुम्हें 50% ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि हम मैक्सिमम समय कंसेप्ट और एडब्ल्यूपी के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं। इज इट वेरी क्लियर? उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट दे के रखी है, मतलब जो ऊपर से 50% मेहनत करनी है उसके लिए 25% तो मैंने साथ में बैठ के की है। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? फर्दर 25% तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप रिसाइटिंग वाले हो या एनालिटिक्स वाले हो, उसके हिसाब से आपको खुद का एक स्कोरिंग कोटे बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में तीसरा, थर्ड नंबर का स्टेप, आपने 100 मार्क का पेपर लिख के आना है। इफ यू राइट 80, इफ यू राइट 90, इवन इफ यू राइट 95, यू डोंट हैव एनी राइट टू एक्सपेक्ट अ मार्क्स अबव 50। मिले तो बोनस है, वो मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है मिल जाए किसी को, पर मिले तो बोनस समझना। इफ यू आर राइटिंग पेपर ऑफ एब्सोल्यूट 100 मार्क्स, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अबव 50। जिस 100 मार्क्स में से 75 का आपको आ रहा है। स्ट्रेटेजी समझ में आया? अप्रोच समझ में आया? पेसिमिस्टिक से भी पेसिमिस्टिक अप्रोच में ये वाला अप्रोच याद रखिए कि कितना भी बुरा हुआ 75 में से 45 लेके आने हैं। 30 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन हर 2 पॉइंट के लिए जो हर क्वेश्चन में आप लिखोगे। इज इट वेरी क्लियर? और बचे हुए 25 में से कितने लेके आने हैं? सिर्फ 10। कुछ भी लिख लो। 25 में अगर आप कितने सवाल सॉल्व करे हो, 6 सवाल भी सॉल्व करे हो, पर क्वेश्चन 2 मार्क तो मिलेंगे, 4 में से 1.5 मार्क तो मिलेगा। चल 2 भी नहीं चाहिए, एक कंसेप्ट तो लिख के आओगे ना भाई, हो गया ना 10। ये 10 ऐड करो 45 में, 55 तो आपका आना ही चाहिए वर्स्ट से वर्स्ट हालत में। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? चलो इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया, स्कोर कम करने के लिए मैक्सिमम 5 मार्क डिडक्ट करेंगे, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट 10 मार्क डिडक्ट करेंगे, फिर भी 45 पे तुम सिक्योर्ड हो। इज इट वेरी क्लियर? ये सबसे पेसिमिस्टिक अप्रोच बोल रहा हूं मैं, इससे पेसिमिस्टिक अप्रोच ही नहीं है। अगर तुमने ऊपर के तीनों स्टेप्स किए तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुमको 75 के नीचे का पेपर ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 75 के नीचे का पेपर तुम्हें आ रहा है, इनकेस ऐसा सिचुएशन बना, तो समझ जाना कि अपने मेहनत में कहीं कमी रही है। क्लासेस तुमने पूरी की है, मेरे साथ आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट का पूरा किया है, हर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे ध्यान दिया है, 250 से 300 पेजेस के एडब्ल्यूबी बनाए हैं। कैसे पॉसिबल है कि 75 के नीचे का पेपर तुम्हें आए बेटा? थोड़ा एक लॉजिकली भी सोच के देखो ना, कैसे पॉसिबल है कि इतना सारा राइटिंग करने के बाद भी सिर्फ 75 मार्क्स का है? प्रॉब्लम क्या है? जिस बच्चे को आता है ना 75 मार्क्स का, वो 75 मार्क्स परफेक्ट करने में जाता है एग्जाम में। नहीं करना है, छोड़ो एक एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें लग रहा है ये पॉइंट के अंदर मेरा समय जाएगा, डाउटफुल है, छोड़ो उसको, 75 मार्क्स का सॉल्व करो, अगले 25 मार्क्स की तरफ चलो। क्योंकि 75 सॉल्व करके इसको मैक्सिमाइज तुम कितना कर लोगे? सुन लो मेरी बात, 75 का सॉल्व करके इसको कितना मैक्सिमाइज कर लोगे? 50, 55, बोलो हाँ या ना? उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया तो इसलिए यू नीड टू राइट बचे हुए 25 मार्क, यू हैव टू राइट बचे हुए 25 मार्क। अगर तुम वो नहीं करोगे तो 10 मार्क का ग्रेस। सी यहां पे अगर तुमने एक एक पॉइंट छोड़ छोड़ के भी लिखा ना, तो भी ये 45 के नीचे नहीं आ सकता। 30 मार्क रखे मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बॉस, 30 मार्क पर क्वेश्चन, 1 से 1.5 मार्क, सिर्फ एक एक पॉइंट छोड़ने के लिए कि मत लिखो जो आंसर राइटिंग पॉइंट है एब्सोल्यूट जितना पूछा उतना लिखो। एक एक मार्क छोड़ा मैंने, 1 से 1.5 मार्क, क्योंकि तुम एक एक पॉइंट मिस कर जाओगे तो भी 45 आया। बचे हुए 25 में से 10 लाने सिर्फ कंसेप्ट लिख के, बाकी सब तो छोड़ दो, सिर्फ कंसेप्ट लिख के। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? पर एब्सोल्यूट की इज राइटिंग 100 मार्क्स का पेपर। तो खुद को आज ही प्रॉमिस कर दो, बिना 100 मार्क का लिखे मैं पेपर से बाहर उतरूंगा ही नहीं, मैं पैर ही नहीं, मैं घुसूंगा ही नहीं ये मेंटालिटी लेके कि मेरे को जितना आएगा उतना लिखना है। मेरे को लिखना सब है, उसमें से 75 मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट चाहिए। उसके ऊपर जो तुम्हें एब्सोल्यूट आया 85 मजे, 95 मजे ही मजे, फिर तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता लॉ में। प्रॉब्लम यह है बच्चा जाता है 75 मार्क को एब्सोल्यूट करने में जाता है। अरे प्रैक्टिकल पेपर नहीं है मेरे भाई, 75 को परफेक्ट लिखने में जाएगा, बच्चे 25 का क्या? वो 75 में से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में उड़ गया, फिर तो खत्म है तेरी बात। 100 का लिखेगा तो करना भी स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ भी कर ले 50 के नीचे मैं नहीं जा सकता। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग?
इज इट वेरी क्लियर? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. मैंने मेरे तरफ से एब्सोल्यूट बेस्ट देने की कोशिश की है. ये बैच शुरू होने के पहले एसएम सर से जानबूझ के कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप मैंने मांग के लिया है, जस्ट टू टेल यू कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप इस हिसाब से, और उन्होंने भी दिया, थैंक्स टू हिम. ठीक है, सो ये चीज को आपने याद रखना. ये बैच सिर्फ ये एक बैच है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप में पढ़ाने वाला हूं. प्रोबेबली अगले 2 साल वापस नहीं पढ़ाऊंगा. इज इट वेरी क्लियर? वही पढ़ाएंगे, एसएम सर ही पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाते भी अच्छा है. इट जस्ट दैट अप्रोच अलग अलग है दोनों के. एंड इसलिए एंड में मैं आता हूं कंपनीज पार्टनरशिप, क्योंकि मेरा फोर्टे है राइटिंग, उनका फोर्टे एक्सपीरियंस के हिसाब से है पूरा एनालिटिक्स. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? हाँ या ना? तो दिस इज हाउ इट शुड बी वर्किंग. समझ में आ रहा है? पक्का जोर से बोलो एक बार सुनो. तो ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखेगा. मैंने तीनों अप्रोच तुम्हें बोले हैं, इसके ऊपर वर्क कीजिएगा. इससे बेटर तरीका लॉ लिखने का हो नहीं सकता. मेरे तरफ से 100% जितना हो सकता है मैंने दे दिया है. ठीक है, और सर बुक हम कौन सी यूज करें? तुम्हारा टेक्स्ट बुक, तुम्हारा क्वेश्चन तो यूज करना ही है सिर्फ क्वेश्चन के लिए, पर आंसर तुम बेटर लिख सकते हो. मेरी अगर प्लेलिस्ट दिखे तुम्हारे आंसर गलत हो ही नहीं सकते, फॉर्मेट उसका सही चाहेगा. तो वो क्वेश्चनर के लिए क्वेश्चनर यूज करना है. मेरा टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा. ये जो 250-300 पेजेस लिख के दिए ये पढ़ने का है. वो टेक्स्ट बुक छोड़ दो, घर पे उसके ऊपर मेरा फोटो है, उसको ऐसे लगा देना, हर रोज अगरबत्ती उबालना, इधर रजिस्टर में से पढ़ने का. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए अगले ये बैच के रिजल्ट में मेरे को एक भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो ये बोले कि सर बाकी सब्जेक्ट में आगे लॉ में क्यों कम मार्क्स आए. प्लीज डू अंडरस्टैंड, इट इज योर ड्यूटी टू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर. करना ही पड़ेगा. इज इट वेरी क्लियर? और पॉसिबल है. मैंने जितने लास्ट 2 अटेम्प्ट में जितने बच्चों से पूछा कितने मार्क का लिखा था, जिन्होंने भी 100 का लिखा था ना, उन्होंने मेरे को 55 के नीचे मार्किंग बोला ही नहीं है. बोला ही नहीं है. मैं एक बंदा दिखा देना कि जिसने 100 मार्क का पेपर सॉल्व किया और उसको 55 के नीचे मार्किंग आया. पॉसिबल ही नहीं है. उन बैचेस में भी तो मैंने नहीं पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप. यहां तो हर एक चीज का तुम्हें सिनॉप्सिस बना के दिया है 250 पेजेस. आई नो, पर मुझे बताओ इंस्टीट्यूट के 600-700 पेजेस से तो बेटर ही किया है ना. उसको और क्या? अच्छा, इसको भी क्रंच कर सकते हैं क्या? हो गया ना भाई. अब उतना लैंग्वेज तो तुम्हें लेके जाना पड़ेगा ना. कर सकता तो करके दे देता था, पर इसको नहीं कर सकते क्रंच. अब इसको क्रंच करना मतलब कंटेंट लूज करना. फिर भी हमने कितने कॉमन सारे क्वेश्चन इकट्ठा के दिए आपको कि भैया 16-17 क्वेश्चन 4 आंसर्स. इससे ज्यादा और क्या क्रंच करूं बेटा? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? So according to me, I have given the best that I can give. It's now your duty that you should practice and give your best. 3 रूल याद रखना. खुद को पहचानो, राइटिंग के ऊपर ज्यादा 25-30% मेहनत करो, और पेपर से पूरा 100 मार्क का सॉल्व करके आओ. ये 3 प्रिंसिपल भी अगर तुमने सिंपली फॉलो किए, तुम्हें लॉ में कोई फेल नहीं कर सकता. मैं लिख के देता हूं, पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, जिनको थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, खास करके मराठी मीडियम के अगर कोई है, तो यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर आज ही से. स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग विद द लिरिक्स. थोड़ा सा एक्सेंट एंड वर्ड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना शुरू होगा. इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश सॉन्ग्स विद लिरिक्स. डेली आधा-पौन घंटा जो तुम्हारा रिक्रिएशन का होगा, उसके अंदर तुमने ये करना चाहिए. मेरा भी मराठी मीडियम ही था. मैं अभी तक स्पेलिंग मिस्टेक करता हूं, बट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ. बट हाउ आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्योंकि मैंने स्पेलिंग्स, मैंने आपको बोला था शायद कि एग्जाम के 1 महीने पहले से मैं स्पेलिंग याद करना शुरू करता था. जो ड्रॉबैक है उसको संभालना पड़ेगा. आई वॉज एनालिटिकल माइंड. मेरे को पता था कि मैं स्कोर तो कर लूंगा, पास तो हो जाऊंगा, पर जो तुम्हारे ड्रॉबैक है उसको पहले समझो, एक्सेप्ट करो, तभी जाके उसके सॉल्यूशन आ सकते हैं. इज इट वेरी क्लियर? ये सब का मैं आपको फोटो भेज दूंगा, पर जो मैंने टिप दिया है वो तुम्हें पास कर सकता है. ठीक है, सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. आगे हम आंसर राइटिंग के सेशंस लेंगे, बट आई एम नॉट श्योर कल ही लेंगे क्या. मैं आपको रादर ये बोलूंगा कि थोड़े दिन प्रिपेयर करो, सब रिवाइज करो, और मुझे बताओ कौन सा चैप्टर है. साथ में ये भी देखो सिलेबस में से कुछ छूटा है क्या. गलती से हो सकता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, कि एक आधी चीज छूटी हो, मेरे नजर में लाई है, मुझे लगता है मैंने नहीं ली, तो मैं जरूर लूंगा. ऐसा एक भी टॉपिक आपका नहीं रहेगा कि दर्शन घरे छोड़ेगा. इज इट वेरी क्लियर? छोटे से छोटे लाइन अगर आपको नहीं समझिए, मुझे लगता है मैंने उसको प्रिपेयर करके दिया है, मैं आपको लेक्चर नंबर बोल दूंगा कि यहाँ प्रिपेयर किया. नहीं पढ़ा है एक्सेप्ट कर लूंगा, हो सकता है गलती से नहीं पढ़ा है, वापस पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. इज इट वेरी क्लियर? तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू. ओम नमः शिवाय.